ये भगवान भगवान है ना, वो तुम इंसानों का भ्रम है। तेरे सक्षम पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे, वो स्वयं दंडित करेगा तुझे। भगवान का डर किसी और को दिखाना महाराज, देखता हूँ क्या कर लेगा भगवान में। चोर बाजार में एक दुकान गिर गई है। ये दुकान श्री कांजीलाल जी मेहता के नाम से थी। किसे भेजनी है नोटिस? भगवान को। मिस्टर भगवान। जी हाँ दोस्तों, कांजीलाल मेहता जी की दुकान भूकंप में गिर गई, लेकिन इसके पीछे की कहानी जिसे हम बोलते हैं अनकट सीन और भाई हमारा देख समझो ना, कोई नहीं जानता हम आपको बताते हैं हम, यानी जो फिल्म में दिखाया नहीं जाता है ना, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ इसके पीछे की कहानी। कांजीलाल जी की दुकान गिरी, भगवान पे केस कर दिया, साथ साथ मंदिर वाला के ऊपर भी केस कर दिया। क्या करें क्या भाई, क्या करें क्या किया, और एंड में केस जीते करने जीते बिल्कुल जीते हैं, एंड में केस भी जीत गए। केस सुनना ध्यान से, केस बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं। केस अगर जीते हैं और वहां से इंश्योरेंस का पैसा आया, वहां से इंश्योरेंस से पैसा आया कि भैया मुझे इंश्योरेंस से इतने पैसे मिल गए, है ना, दुकान गिरने पर इंश्योरेंस क्लेम मुझे रिसीव हो गया। किसी ने ये नहीं बताया कांजीलाल जी को, और किसी ने ये नहीं बताया पिक्चर में कि कैपिटल गेन देना पड़ेगा, कांजीलाल मेहता जी को। रीजन यही है कि कैपिटल गेन में एक खतरनाक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों, जिसका नाम है सेक्शन 45 1A। सर 1A क्यों रखा? क्योंकि कांजीलाल मेहता जी की कितनी दुकान थी? एक असेट, तो इसलिए सेक्शन 45 की सीरीज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? 45 1A। 1A बोले तो एक असेट डिस्ट्रॉय। भैया कांजीलाल जी की एक असेट डिस्ट्रॉय हो गई, एक असेट डिस्ट्रॉय हो गई, एक असेट डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एक असेट डिस्ट्रॉय हो चुकी है, राइट। इसलिए क्या नाम रखा? एक असेट, वन असेट डिस्ट्रॉयड। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है? मजा ही आ चुका है। हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आ चुकी है। एक असेट डिस्ट्रॉय। अब जैसी असेट डिस्ट्रॉय हुई, ठीक है, अब हुआ क्या बोलना, ध्यान समझना। कांजीलाल मेहता जी की जो दुकान है, कांजीलाल मेहता जी की जो दुकान है ना, चोर बाजार में जहां पे भी है वो, राइट, मूर्तियां बेचा करते हैं भैया, वो डिस्ट्रॉय हुई, यानी कि वो गिर गई भूकंप में, राइट। लेट से मान लो भैया, पुरानी पिक्चर तो मान लो 2013 में, ठीक है, इंश्योरेंस कोर्ट केस चल रहा है कचहरी इंडिया में, तो बताइए है कि नहीं बात। इंडिया में 3 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, जज है 21,000, जॉली भी आपको बता ही चुके हैं। अब भैया वो केस चलते चलते है कि नहीं बात, राइट। इंश्योरेंस वाले केस आ रहे, इंश्योरेंस क्लेम कब मिला? इंश्योरेंस मान लो क्लेम मिला, ठीक है मुन्ना, अपने प्रीवियस ईयर में, जो हमारा प्रीवियस ईयर है ना एग्जाम में, उसमें अपने प्रीवियस ईयर में इंश्योरेंस क्लेम क्या हुआ सर? हमारा इंश्योरेंस क्लेम प्राप्त हुआ, ठीक है मुन्ना, अपने प्रीवियस ईयर में इंश्योरेंस क्लेम हमें प्राप्त हो गया। असेट इतनी साल पहले डिस्ट्रॉय हुई थी 2013 में भूकंप से, है कि नहीं बात, और इंश्योरेंस क्लेम हमें इतने सालों बाद अब प्राप्त हुआ। जैसे ही इंश्योरेंस क्लेम प्राप्त हुआ, है कि नहीं बात, कौन आ गया? नाचते हुए आ गए भैया फाइनेंस मिनिस्टर साहब। गंदी बात, मजे आ रहे, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया ना, जितवा देना तुम्हें भैया, मिल बैठ के खाएंगे, जीवन अच्छा गुजरेगा, थोड़ा तुम थोड़ा हम। तो उन्होंने 45 1A बनाया और उन्होंने बोला इंश्योरेंस क्लेम जितना भी मिला है, मैं उस इंश्योरेंस क्लेम को क्या मानूंगा? इक्वल टू सेल मानूंगा। मैं ये मानूंगा जैसे ही असेट डिस्ट्रॉय हुई और इंश्योरेंस के पास फाइल चली गई, तो हम ये मानेंगे कांजीलाल मेहता जी ने, है ना, कांजीलाल मेहता जी ने वो असेट सेल कर दी टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, समझ गए ना बात। इंश्योरेंस कंपनी जो बदले में पैसा दे रही है, इंश्योरेंस कंपनी बदले में जो इंश्योरेंस क्लेम दे रही है, क्लेम को क्या कहा गया? क्लेम इज इक्वल टू
सेल्स कंसीडरेशन यानी सेल्स प्राइस। ठीक है मुन्ना, तो ये वो अनकट सीन है जो ना अक्षय कुमार ने दिखाए, जो ना कांजीलाल मेहता जी ने दिखाए। भैया मैं ही तुम्हें दिखा सकता हूँ ये अनकट सीन कि भैया ये कैपिटल गेन में लपेटे जाएंगे कांजीलाल जी मेहता केस जीतते ही। राइट, तो भैया जैसे केस जीते कैपिटल गेन में आया। अब बात आती है सर कैपिटल गेन में अगर आता है तो हमें क्या देखना पड़ता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, है कि नहीं बात। राइट, दुकान किस में आ जाएगी सर, बिल्डिंग में आ जाएगी ना, बिल्डिंग में। राइट, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे। ठीक है, कहां से देखेंगे, ये सबसे खतरनाक बात है। आए कि नहीं। राइट, फिर उसके बाद एक तो वो असेट है सेक्शन 214 के हिसाब से, 242 के हिसाब से वो लटका भी हो गई। ठीक है ना, उसके बाद सेल्स कंसिडरेशन लिखेंगे। तो मुन्ना सेल कंसिडरेशन जो लिखेंगे, सेल्स कंसिडरेशन वो लिखेंगे जितना इंश्योरेंस प्रीमियम मिला, इंश्योरेंस क्लेम मिला। सेल कंसिडरेशन इज इक्वल टू इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, मान लो कांजीलाल जी मेहता जी को 50 लाख रुपए मिल गए, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। फिर इसमें से माइनस करेंगे जो उन्होंने कोआ कॉस्ट खरीदी होगी, उसे इंडेक्स करेंगे क्योंकि एसेट उनकी लॉन्ग टर्म है। फिर करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर उनसे पूछेंगे भैया घर कब खरीदा था मुन्ना, घर कब खरीदा था, या दुकान कब खरीदी थी, है कि नहीं बात। तो दुकान खरीदने की या बिल्डिंग खरीदने का टाइम से लेकर, है ना, इसका इंडेक्सेशन निकाला जाएगा। और फिर इंप्रूवमेंट है तो इंप्रूवमेंट भी जरूर लेंगे। और फिर एक्सपेंस ऑन सेल माइनस करके आ जाएगा कैपिटल गेन, कैपिटल, है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है मुन्ना, क्योंकि एसेट अगर लटका है। राइट, बात समझ में आ चुकी है सर, बिल्कुल समझ में आ चुकी है। बोलो मजा ही आ चुका है सर, मजा ही आ चुका है। अगर एक क्वेश्चन हो जाए सर तो जानदार शानदार और मजा आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। देखो क्या लिखा है, वेयर अ पर्सन रिसीव, है ना, पर्सन कौन है यहाँ पे, पर्सन कौन है, कांजीलाल मेहता जी, है ना। उन्होंने क्या रिसीव किया, उन्होंने रिसीव किया एनी मनी या अदर असेट। अब अदर असेट क्यों भैया, इंश्योरेंस कंपनी वाले कह रहे हैं पैसे नहीं है, असेट के बदले असेट ले ले। कई बार कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले असेट देने के, क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसा क्लेम देने की बजाय पैसे की कहते हैं भैया दूसरी के दुकान ले ले। तो यहाँ मतलब उन्हें इंश्योरेंस वालों ने दूसरी दुकान दे दी। ठीक है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, अपने प्रीवियस ईयर में आप कभी भी पैसा मिल रहा हो आपको इंश्योरेंस कंपनी से या दूसरी असेट मिल रही हो, ठीक है ना, इंश्योरेंस कंपनी से। क्यों मिल रही हो, क्योंकि भैया दुकान या तो डैमेज हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि वो खराब हो गई, जल गई, है ना, टूट गई, फूट गई, कुछ भी होगा उसके साथ। राइट, तो जो भी आप इंश्योरेंस क्लेम से पैसा मिलेगा उसे कॉस्ट में से, कॉस्ट को अगर उसमें से घटाओगे तो बिल्कुल वैसे कैपिटल गेन निकालना है, ये मान के कि इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू सेल्स कंसीडरेशन, सेल्स कंसीडरेशन। ठीक है, समझ के बाद सबको समझ में आ चुका है, मजा ही आ चुका है। राइट, और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन यानी कि सेलिंग प्राइस, सेल्स कंसीडरेशन क्या माना जाएगा, अगर पैसा मिला है तो भैया पैसा ही वो सेल्स कंसीडरेशन माना जाएगा। और अगर असेट मिली है, इंश्योरेंस कंपनी से असेट मिली है, तो असेट की फेयर मार्केट वैल्यू, उस टाइम पे मार्केट वैल्यू जो चल रही है वो ही आपकी क्या मानी जाएगी, सेल प्राइस मानी जाएगी। अगर क्वेश्चन हो जाए सर, अगर क्वेश्चन हो जाए तो बात फिट हो जाएगी, मजा ही आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अब बहुत सिंपल है। कैपिटल गेन में कुछ मुश्किल नहीं है, अब सिंपल है। हम पता कहाँ पहुंच चुके हैं, हम अपने सारी की सारी कॉस्ट वाली बातें पढ़ ली। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बताऊं हमने सब कुछ क्या पढ़ लिया, हमने कॉस्ट के बारे में सब पढ़ लिया, है ना, कॉस्ट के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, कॉस्ट के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। आज से हम क्या पढ़ रहे हैं, आज से हम सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि सेल प्राइस क्या क्या हो सकता है। फ्रॉम टुडे वी आर लर्निंग अबाउट सेलिंग प्राइस। जैसे हमने पहला ही केस क्या पढ़ दिया, पहला ही केस हमने पढ़ दिया मुन्ना, पहला ही केस हमने पढ़ दिया कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो आज से हमें मुन्ना मुन्नियों, आज से हमें सेल्स के बारे में पढ़ना है। आज से पहले वाले लेक्चर्स जितने भी थे सब कॉस्ट के बारे में थे, कोआ इंडेक्स, कोआ ये, कोआ क्या होगी, कोआ कैसे होगी, ये सारी बातें। लेकिन फ्रॉम टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के बारे में पढ़ना है सर। देखो क्या लिखी है बात, मजेदार। मिस्टर कांजीलाल मेहता परचेज द शॉप परचेज की उन्होंने 2/2/2003,
यानी 2002-03 पे शॉप परचेज करी उन्होंने। कितने की सर? 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की शिपिंग। असेट डिस्ट्रॉय होगी फायर में, है ना, या भूकंप में, कैसे भी। सर कब? जनवरी 2008। पहले बताओ फरवरी 2003 क्या बैठेगी? 2003 4 4 5 है कि नहीं बात, या 2 3? भैया ये गलती मत करना भाई, हमारे क्या 5वें पास है? अरे भाई क्या 5वें पास तेज है? मैं आपको खिलाऊंगा आज। क्या 5वें पास है? तेज है। तो भैया फरवरी 3 क्या होती है? फरवरी 3 बोले तो 2002 2003 31 मार्च 3 तक, है ना, राइट। तो ये ईयर हुआ हमारा 2002 2003। ठीक है मुन्ना, बात समझ में आ रही है? सर समझ में आ रही है। ये कौन सा ईयर हुआ? जनवरी 18 17 18 सर, ये ईयर हुआ हमारा 17 18। इंश्योरेंस कंपनी गिव्स न्यू असेट। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको नई असेट दी है इन योर डियर प्रीवियस ईयर, हमारे प्रीवियस ईयर में, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 4,50,000, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 4,50,000। जल्द सोच कर रहे हो, जल्दी निकालो कैपिटल गेन। ठीक है मुन्ना? सर बात समझ में आ चुकी है ना? थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और फिर कैपिटल गेन निकाल लेते हैं, राइट। बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक बात जो उसमें समझने की है, ठीक है, ध्यान समझेंगे, बहुत खतरनाक बात है। सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग, एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना है पीरियड ऑफ होल्डिंग। सर परचेज डेट से लेकर सेल डेट, ये है सबसे खतरनाक बात। एज पर सेक्शन 214 बिल्डिंग इज एन एसेट्स, ये तो हो जाएगा, है ना, राइट। लॉन्ग टर्म कब बनेगी? 242 के हिसाब से लॉन्ग टर्म बनेगी अगर वो बिल्डिंग 2 साल, है ना, लैंड और बिल्डिंग 2 साल से ऊपर हो जाए। परचेज डेट, ठीक है, परचेज डेट आपको पता ही है 2002 2003, है ना, 2002 2003। चलो डेट ही लिख देते हैं सर, फरवरी 2003, ठीक है, हाँ सर, फरवरी 2003। अब ये असेट की सेल डेट क्या होगी ये बताओ? सेल डेट कब मैंने इसको सेल किया? असेट डिस्ट्रॉय हुई जनवरी 18 में, ठीक है ना, खत्म, पूरी असेट धराशायी जनवरी 18 में। सेल कब करी? नलायक, जिस टाइम पे वो असेट डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, जिस टाइम पे वो असेट डिस्ट्रॉय हो जाती है, हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी 1 साल में दे पैसा, 2 साल में दे, 3 साल में पैसा दे। हम मानते हैं जिस ईयर में असेट डिस्ट्रॉय होगी उस ईयर में हमने असेट को बेच दी। असेट डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू सेल, असेट डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू सेल। एसेट जैसे डिस्ट्रॉय होगी हम मानेंगे वो मैंने सेल कर दी, ठीक है। तो एसेट कब डिस्ट्रॉय हुई? जनवरी 2018, ठीक है ना। और एज पर सेक्शन 242 है ना, क्या हो चुकी है ये? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो चुकी है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक डेंजर बात क्या है? ये परचेज डेट से लेकर सेल डेट क्या होगी? परचेज डेट से लेकर सेल डेट क्या होगी? ये होगी, ठीक है ना, जिस साल असेट डिस्ट्रॉय हुई। यानी असेट डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू सेल, असेट डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू सेल, असेट डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू सेल, ठीक है सर। ये बात तो समझ में आ चुकी है। ये हो गया जी हमारा पहला स्टेप, पीरियड ऑफ होल्डिंग। दूसरा सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 242A, if asset is received from insurance company, not money, if asset is received from insurance company, fair market value of such asset is sales consideration। उस asset की fair market value कितनी है? 4,50,000। बोलो मजा आएगा सर, मजा आएगा, राइट। फिर अब है सबसे डेंजरस बात, गाना गाते हुए डेंजरस। सर क्या डेंजरस बात है? अब माइनस करेंगे स्टेप नंबर 3, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्सेशन करना पड़ेगा क्योंकि असेट लटका है, चाशनी अगर मीठी है तो रसगुल्ला मीठा होगा, असेट लटका है तो इंडेक्स करना पड़ेगा। इंडेक्स कैसे करूंगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू, है कि नहीं बात? अपने ईयर का इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स ऑफ अपने ईयर का इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ माय ईयर का इंडेक्स डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर बोले तो फरवरी 3,
है ना, फरवरी 3 इंडेक्स देख लेते हैं। तो ये था सर 109, तो डिवाइड बाय हमने कर दिया 109 और गाना गा दिया साड़ी के फॉल सा मैं चिकिया रे। अब जैसे तुम ये फॉर्मूला के सॉल्व करोगे दूर से हो जाएगी ऐसे उनसे लगा लो काटे काटे लगा लो। जैसे तुमने अपने ईयर का इंडेक्सेशन लगाया, अपने ईयर का इंडेक्सेशन लगाया, गई भैंस पानी में। भैया इंडेक्सेशन ऑफ माई ईयर मैंने आपको नहीं पढ़ाया, इंडेक्सेशन ऑफ माई ईयर मैंने आपको नहीं पढ़ाया, इंडेक्सेशन ऑफ माई ईयर मैंने क्या पढ़ा है, इंडेक्सेशन ऑफ सेल ईयर। और अगर लीगली बिल्कुल जैसे लिखा है वैसे पढ़ोगे तो सर ये होगा इंडेक्सेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर ट्रांसफर ईयर ट्रांसफर ईयर। आज के बाद ये ध्यान रखना है इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, यानी जिस ईयर में मैंने एसेट ट्रांसफर करी, जिस ईयर में मैंने एसेट ट्रांसफर करी उस ईयर का इंडेक्स लगेगा, उस ईयर का इंडेक्स लगेगा। अगर इस केस में देखा जाए, अगर इस केस में देखा जाए तो मैंने एसेट कब ट्रांसफर करी, एसेट ट्रांसफर कब मानी जाती है, एसेट उस ईयर में ट्रांसफर मानी जाती है जिस ईयर में एसेट डिस्ट्रॉय हो गया। एसेट डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू एसेट सेल। तो यहां भी तुमने क्या लिखा है, यहां भी तुमने लिखा है जनवरी 18, यानी कि तुमने एसेट इंश्योरेंस कंपनी को, तुमने एसेट इंश्योरेंस कंपनी को कब बेच दी, जब वो डिस्ट्रॉय हुई। डिस्ट्रॉय कब हुई, जनवरी 18। तो जनवरी 18 में अगर एसेट डिस्ट्रॉय हुई है तो इंडेक्सेशन उस ईयर का माना जाता है जिस ईयर में एसेट ट्रांसफर हुई है। तो एसेट डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू एसेट सेल, एसेट डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू एसेट सेल। तो सेल कब हुई, जनवरी 18। तो मुन्ना इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर क्या बनेगा, क्या बनेगा इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर 272 बनेगा। किस ईयर का सर, 17-18 का, 17-18 का। तो भैया कितना आंसर हो गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर ये हो गया 1 लाख इंटू 272 डिवाइड बाय 109, ये आ गया सर 2,49,541, राइट। और क्या माइनस करना है सर, माइनस करना है इकोवा। इंडेक्स अगर कोवा है तो इकोवा भी इंडेक्स होगी जो इस क्वेश्चन में नहीं है। और क्या माइनस करना है सर, एक्सपेंस ऑन सेल, एक्सपेंस ऑन सेल। एक्सपेंस ऑन सेल मतलब कि भैया अगर कोई है ना डिस्ट्रॉय होने पर जो कुछ खर्चे किए हो, इंश्योरेंस वगैरह के लिए कुछ खर्चा किया हो कि भाई मुझे पैसे मिले तो एक्सपेंस ऑन हो गया सेल, तो वो इस क्वेश्चन में नहीं है। क्या आ गया सर, क्योंकि एसेट लटका थी, एसेट मुन्ना लटका थी, चाशनी मीठी है तो रसगुल्ला भी मीठा होगा, इसलिए क्या होगा सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना आ गया सर, 4,50,000 माइनस 249,541। ठीक है मुन्ना, ये आ गया 200,459, 200,459, 200,459। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी शानदार जानदार तरीके से। डेंजर कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे ज्यादा जो डेंजर कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो समझो। सबसे ज्यादा डेंजर कॉन्सेप्ट है ये। अभी तक हमें क्या लगता था, अभी तक हमें लगता था कि प्रीवियस ईयर का इंडेक्स ही हमेशा है ना, कोआ इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। तो अपना प्रीवियस ईयर, अपना प्रीवियस ईयर ही, अपना प्रीवियस ईयर वाला ही इंडेक्स है ना, डिवाइड वाला तो हम साइड से फॉल मैच कराई देंगे। ये पहला झटका था, ये पहला झटका था जिसमें अपने प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नहीं लेते, इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर लेते। ट्रांसफर कब होगी, जब 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 हमने एसेट इंश्योरेंस कंपनी को दे दी। अब पता है जाने अनजाने तुमने क्या पढ़ लिया, जाने अनजाने तुमने सेक्शन 45(1) का, सेक्शन 45(1) भूल गए होंगे ना, नालायक चार्जिंग सेक्शन का पहला एक्सेप्शन पढ़ लिया। सेक्शन 45(1) क्या बोलता था, कैपिटल गेन उस ईयर में ट्रांसफर होता है, कैपिटल गेन उस ईयर में ट्रांसफर होता है जिस दिन एसेट, जिस ईयर में एसेट सेल होती है। यानी कि अगर ज्वेलरी सेल हुई है 2017-18 में, मान लो 2017-18 में ज्वेलरी सेल हुई है, उसका पैसा आया 18-19, 19-20 में, तो कैपिटल गेन 17-18 में टैक्सेबल होता है। यानी जिस ईयर में एसेट सेल हुई है उस ईयर में ही कैपिटल गेन लगता है, जिसे आप बोलते हैं ड्यू बेसिस पर, ड्यू बेसिस पर, एक्रूअल बेसिस पर ही कैपिटल गेन टैक्सेबल होता था। लेकिन ये इसका पहला एक्सेप्शन हमने पढ़ा, ये इसका पहला एक्सेप्शन पढ़ा। क्यों, कैपिटल गेन किस साल टैक्सेबल हुआ, कैपिटल गेन उस साल टैक्सेबल नहीं हुआ जिस साल एसेट सेल हुई। एसेट किस साल सेल हुई, जिस साल मैंने इंश्योरेंस कंपनी को दिया। इंश्योरेंस कंपनी को कब दिया, जनवरी 18, तो एसेट कब सेल हुई, 17-18, एसेट सेल हुई 17-18। एसेट अगर सेल 17-18 को हुई है तो मैंने 17-18 को कैपिटल गेन नहीं निकाला, मैंने कब कैपिटल गेन निकाला है,
ये खतरनाक बात है। कब कैपिटल गेन निकाला? मैंने कैलकुलेशन की है कैपिटल गेन की, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन माय प्रीवियस ईयर। मैंने कैपिटल गेन की कैलकुलेशन की है अपने प्रीवियस ईयर में, पर डेटा लिया है 17-18 पर, अपने प्रीवियस ईयर का, है ना। मैंने इंडेक्सेशन नहीं लिया, मैंने 17-18 का इंडेक्सेशन लिया है। लेकिन मैं कैलकुलेशन कब कर रहा हूं? मैं कैलकुलेशन कब कर रहा हूं? मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं अपने प्रीवियस ईयर में, अपने प्रीवियस ईयर में। रीजन बताओ क्यों? रीजन बताओ क्यों? असेट सेल 17-18 में, कैलकुलेशन अपने ईयर में। असेट सेल 17-18 में, कैलकुलेशन इन माय ईयर। असेट सेल 17-18 में, असेट सेल हो गई भैया बहुत साल पहले, बहुत साल पहले, बहुत साल पहले असेट सेल हो गई। कैलकुलेशन में अपने ईयर में कर रहा हूं, असेट सेल 17-18 में हो चुकी है। रीजन क्या है? रीजन ये है, जब एक एसएससी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जज के दरवाजे पर मैं कम इन सर, मैं कम इन, है कि नहीं बात? तो भैया ऐसे करके जब वो अंदर गया, उसने जज साहब के सामने हाथ जोड़ लिया। अच्छा, अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। जज साहब कह रहे हैं भैया क्या होगा, क्यों रो रहे, क्या बात होगी भाई? जज साहब मैं आपको बताऊं, एसेट सेल होगी 17-18, ठीक है, एसेट सेल होगी 17-18। आपने तो लॉ में लिखवा दिया फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि भैया जिस साल एसेट डिस्ट्रॉय हो जाती है, इंश्योरेंस के पास चली जाती है, उसी साल एसेट सेल हो जाती है। एसेट सेल होगी 17-18 को, एसेट 17-18 को सेल हो गई। जिस साल एसेट सेल हुई 17-18 में, इतने साल पहले एसेट सेल हुई 17-18 में, इंश्योरेंस कंपनी को जो दे दी मैंने डिस्ट्रॉय होने की वजह से, तब से केस चल रहा है, पैसा तो आया नहीं। ड्यू बेसिस के हिसाब से, ड्यू बेसिस के हिसाब से, तो ड्यू बेसिस के हिसाब से 17-18 में कैपिटल गेन आना चाहिए, है ना। ड्यू बेसिस के हिसाब से, समझ रहे हो, बहुत डेंजर बात है, बहुत 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 खतरनाक बात बता रहा हूँ, इसे ध्यान सुनो। ड्यू बेसिस के हिसाब से तो 17-18 में कैपिटल गेन आना चाहिए। ड्यू बेसिस के हिसाब से तो 17-18 में कैपिटल गेन आना चाहिए, 17-18 में कैपिटल गेन आना चाहिए, 17-18 में कैपिटल गेन आना चाहिए ड्यू बेसिस के हिसाब से, क्योंकि जिस साल एसेट सेल होती है उस साल ही कैपिटल गेन निकलता है। ड्यू बेसिस के हिसाब से तो 17-18 में सेल हुई है, इंश्योरेंस वालों को 17-18 में कैपिटल गेन आना चाहिए। वो कह रहा है 17-18 में कैपिटल गेन तू कहां से? इंश्योरेंस कंपनी से सेल कंसीडरेशन तो आया नहीं, पैसा तो आया नहीं। और भैया क्योंकि एसेट डिस्ट्रॉय हुई है, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई, लैंड डिस्ट्रॉय हो गया, क्या कहते हैं, और क्या कुछ और ज्वेलरी कुछ भी डिस्ट्रॉय हो गई एसेट, तो भैया उसको पैसा भी तो इंश्योरेंस से मोटा आएगा। तो मैं क्या अपनी जेब से भरता रहूंगा, मेरे पास इंश्योरेंस से पैसा आया नहीं। जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने कहा बस रो नहीं, आंसू पहुंचो पहले, पसीना पे पहुंचो। पहुंच लिया सर, तथास्तु तथास्तु। हमने तुम्हारी अरदास सुन ली, 101 रुपए की अरदास सुन ली। हमने लॉ में क्या लिख दिया? हमने लॉ में लिख दिया इन केस ऑफ सेक्शन 45(1)(a, इन केस ऑफ सेक्शन 45(1)(a, एक एसेट डिस्ट्रॉय, कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड, कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड, दैट इज ऑन कैश बेसिस, दैट इज ऑन कैश बेसिस, दैट इज ऑन कैश बेसिस, दैट इज ऑन कैश बेसिस। यानी कि 45(1)(a कैश बेसिस पे चलता है, कैश बेसिस पे चलता है। तो कैलकुलेशन उस ईयर में करनी है जिस साल कैश मिला। और एग्जाम में कैश कब मिलेगा? एग्जाम में कैश अपने ईयर में मिलेगा, अपने ईयर में मिलेगा तभी तो अपने ईयर में कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन इंडेक्सेशन कहां से लेना है? जब मैंने एसेट इंश्योरेंस कंपनी को दे दी, यानी जब मेरी एसेट डिस्ट्रॉय हुई। क्या लिखेंगे इसके ऊपर? सर किसके ऊपर? सेक्शन 45(1)(a के ऊपर। बोलो, यही लिख लो, खतरा बना के 45(1)(a इज ऑन कैश बेसिस, इज ऑन कैश, ड्यू बेसिस पे नहीं है, कैश बेसिस पे हमें करना है, कैश बेसिस पे हमें करना है। यानी कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन कब होगा? कैपिटल गेन कैलकुलेट, कैपिटल गेन शैल बी कैलकुलेटेड इन ईयर ऑफ cash received, in year of cash received, not in year of asset destroy or given, not in year of asset destroy or given, बल्कि in year of cash received, right? ये पहला एक्सेप्शन हम पढ़ चुके हैं, 45(4)(3) सेक्शन का पहला एक्सेप्शन कि कैश बेसिस पे चलता है। इसलिए देखो, इसलिए मैं कैलकुलेशन कब कर रहा हूं? आपके ईयर में। और एग्जाम में भी क्या आएगा? एग्जाम में भी आपका ईयर ही आएगा कि कैश कब रिसीव हुआ, आपके ईयर में। देखो क्या लिखी है बात, कैश रिसीव होगा या नई एसेट कब रिसीव होगी, आपके ईयर में। देखो ये लिखी बात, इंश्योरेंस कंपनी गिव अ न्यू एसेट, गिव न्यू एसेट इन योर प्रीवियस ईयर, इन योर प्रीवियस ईयर। तो कैलकुलेशन कब करूंगा? कैलकुलेशन होगी इन माय प्रीवियस ईयर इन विच
इन विच कैश रिसीव, या है ना एसेट रिसीव, इन विच कैश ऑब्लिक एसेट हमने क्या करी, प्राप्त करी। तुम्हें दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, राइट। हेडिंग क्या डालनी है, टाइटल क्या डालना है, कैपिटल गेन का, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन माय प्रीवियस ईयर, ये हेडिंग डालनी फॉर मिस्टर कांजीलाल मेहता, राइट। और नीचे नोट क्या डालना है, नीचे नोट डाल के आना है, कैपिटल गेन शैल बी अराइजेस इन द ईयर इन विच कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, नॉट इन द ईयर इन विच एसेट इज डिस्ट्रॉयड। ये लाइन लिख के आनी है, फिर से सुन लो, वर्किंग नोट में लाइन लिख के आनी है, कैपिटल गेन एज पर सेक्शन 45(1)(a), एज पर सेक्शन 45(1)(a), कैपिटल गेन अराइजेस इन द ईयर, कैपिटल गेन अराइजेस इन द ईयर इन विच कैश रिसीव्ड, कैपिटल गेन अराइजेस इन द ईयर इन विच कैश रिसीव्ड, अराइजेस इन द ईयर इन विच कैश रिसीव्ड, नॉट इन द ईयर इन विच एसेट डिस्ट्रॉय, नॉट इन द ईयर इन विच एसेट डिस्ट्रॉय। मुझे दोस्तों कॉन्सेप्ट पहुंच चुका होगा क्या, गाना सुन के मजे आ गया होगा। बप्पी लहरी जी हमेशा यही गाना गा रहे, 80s के मिथुन चक्रवर्ती वाले, है कि नहीं बात, या फिर तम्मा तम्मा लोग बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल मत लेना, मैं भी नहीं लूंगा तम्मा तम्मा, ना तुम लेना तम्मा तम्मा। और पिलरी हर जगह जा रहे हैं, तेरा प्यार, अरे भैया तुम नए गाने नहीं मिल रहे तो 80s के गाने क्यों गाए जा रहे हो, 80s 90s के गाने क्यों गाए जा रहे हो, बप्पीदा रोने लगे, जले पे लगाओ चिड़ा करे। एक तो आजकल इंडस्ट्री में काम नहीं दे रही, गाने दे रहे ऊपर से, है ना, तुम कह रहे बप्पीदा पुराने गाने गाए जा रहे, क्या करो बहन। तो मैंने बप्पीदा को समझा, आई एम वेरी सॉरी, पर मैं देखो आपका, मैं ना, मैं फैन हूँ, मैंने आपके बहुत गाने सुने 80s 90s के। बप्पीदा मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्कीम बताता हूँ। बप्पीदा ने कहा अरे सर बताओ तो क्या स्कीम है, पैसा कमा जाएगा, बिल्कुल पैसा कमा जाएगा, मजा ही आ जाएगा। मैंने कहा बप्पीदा अपने हाथों को देखो, अपने हाथों को। उन्होंने अपने हाथ देखे, उन्होंने कहा क्या हो गया, उंगलियां ज्यादा लग रही है, ना ऋतिक रोशन की तरह एक्स्ट्रा अंगूठा है, ना। मैंने कहा देखो तो, अंगूठी पे अंगूठी, अंगूठी पे अंगूठी, ये देखो अंगूठी अंगूठी अंगूठी, कलाई देखो गोल्ड, कलाई देखो गोल्ड, मतलब कपड़े गोल्ड के, गले देख लो, गले पे क्या है सर, क्या है गले में सर, गले में गोल्ड की चेन, गोल्ड की माला, मतलब आपको तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का क्या बोलते हैं, गोल्ड मैन। सर आपको तो गोल्ड मैन की उपाधि दी गई है, गोल्ड मैन ऑफ बॉलीवुड, गोल्ड मैन ऑफ बॉलीवुड, गोल्ड मैन ऑफ बॉलीवुड है सर आप, गोल्ड मैन। क्या बात कर दी सर, क्या बात। तो कहने हाँ सर हूँ तो भैया, हूँ तो सर, बताऊंगा सर क्या करूँ। एक काम करते हैं, बढ़िया स्कीम सुनता हूँ, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, चिट फंड वाली स्कीम नहीं है, लेकिन सुनो बप्पीदा, बिल्कुल गुस्सा मत करना, पर ध्यान से सुनना, गुस्सा नहीं, ध्यान से सुनना। आप क्या करो, है ना, ये आपकी सारी पर्सनल एसेट है। मुझे बताओ कब खरीदी है पता, जब मेरे गाने सुपर हिट हो गए थे ना, आई एम ए डिस्को डांसर, टी यार आ रहा है तेरा प्यार, जब ये गाने हिट हो गए थे ना, तो मैंने गोल्डी गोल्ड में पैसा जमा कर लिया था, एसेट अपनी बना ली थी, ताकि उस टाइम पे गोल्ड इतना सस्ता मिलता था। देखो कितना करोड़ों का गोल्ड है मेरे पास, जो मैंने हजार रुपए का तब खरीदा था, आज से कई साल पहले। मैंने कहा ईयर बताओ, ईयर, उन्होंने कहा लगभग मैंने सारा गोल्ड जो खरीदा था वो भैया 1985 में खरीदा था, लगभग सारा का सारा गोल्ड, है ना। चलो ये लेते 1985। अब 1985 में जितना भी गोल्ड उनके पास है वो उनकी क्या हो गई, वो उनकी हो गई सर पर्सनल एसेट्स। पर्सनल एसेट्स हो गई, तो ये पर्सनल एसेट्स जब बेची जाएगी, कुछ भी किया जाएगा, तो कैपिटल गेन लगेगा, मुन्ना कैपिटल गेन लगेगा। अब मैंने उनको स्कीम समझाई, मैंने कहा बप्पीदा, है ना, बप्पीदा मुझे कब मिले, जब वो बहुत ही ज्यादा दुखी थे। सर कब, आज से बहुत साल पहले, मतलब क्या बताऊं तुम्हें, सन 2012 में, है ना, अप्रैल 2012 में, ठीक है, राइट। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, उन्हें पता लगा सर पढ़ा रहे हैं, तो भैया बात कर लेते हैं क्या होगा आगे जाके। तो अप्रैल 2012 में बप्पीदा मुझे मिले। मैंने कहा बप्पीदा आपको एक बढ़िया स्कीम सुनाता हूँ, है ना, वो अपनी ज्वेलरी को पता है, पर्सनल एसेट त्याग दो, गले वाले अंगूठी छोड़ो, यही होता है बिजनेस, बिजनेस कर लो। उन्होंने कहा सर कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा, मैंने कहा ज्वेलर्स का। तो उन्होंने एक शानदार सी दुकान, मैंने कहा एक शानदार सी चमचमाती हुई दुकान खोलेंगे, ठीक है, बढ़िया, किसी, आप खुद ही सेलिब्रिटी हो, आप उसका उद्घाटन कर देना। कंपनी का, दुकान का नाम रखा गया बप्पी लहरी ज्वेलर्स, BLJ, राइट, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, मान लो BLJ लिमिटेड। क्या बात करती, ऊंची बात करेंगे, सीधा कंपनी खोल डाली, BLJ बप्पी लहरी ज्वेलर्स लिमिटेड। क्या बात 2012 में,
2012 में उन्होंने अपनी पर्सनल एसेट को बिजनेस पे ले जाके रख दिया। जैसे ही ये एसेट बिजनेस के पास पहुंची, तो आपको पता है ये कंपनी हो गया या बिजनेस हो गया, ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। भैया सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यानी कि मैंने अपनी एसेट किसको दे दी? बिजनेस को दे दी। मैंने अपनी एसेट किसको दे दी? बिजनेस को दे दी। वहां मैंने क्या एंट्री डाली? मैंने बिजनेस में जाके एंट्री डाली एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी ज्वेलरी, यानी कि एसेट अकाउंट डेबिट, राइट? या कह दो स्टॉक कह दो, चलो, है ना, एसेट तो नहीं बोलेंगे, चलो क्योंकि ज्वेलरी का बिजनेस करेंगे तो स्टॉक कह देंगे, है ना। तो स्टॉक टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, एसेट टू कैपिटल, है ना, स्टॉक टू कैपिटल, हमने ये वहां पे एंट्री डाल दी, राइट। अब सारे की सारी एसेट मेरे पास से किसके पास चलेगी? बिजनेस, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी की हो गई। इस प्यार को क्या नाम? इस प्यार को नाम दिया गया कन्वर्जन। इस प्यार को नाम दिया गया मुन्ना कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स, इनटू स्टॉक इन ट्रेड। यानी मैंने अपनी एसेट को दुकान पे ले जाकर रख दिया अपनी, और उसे एसेट के जगह उसे स्टॉक इन ट्रेड बना दिया। मुन्ना रुको जरा, बहुत खतरनाक बात है। लेकिन जब मैंने बप्पी लहरी ज्वेलर्स को 2012 में स्टॉक इन ट्रेड बनवाया, लेकिन जो उनकी एसेट, उनकी ज्वेलरी का धंधा भैया चलो ना चलो भैया, ना चलो धंधा, ना चलो ज्वेलरी का, ठीक है। बड़ी मुश्किल से उनकी कुछ एसेट पता है कब बिकी? एसेट जो दुकान पे टंग रही थी, लटक रही थी, पुराने जमाने के डिजाइन थे ना, लोगों को पसंद ना आया, पुराने जमाने का 90s के डिजाइन पहनेंगे हम आजकल के जमाने के 90s के थोड़ी पहनेंगे, है कि नहीं बात। तो उन्होंने कहा भैया पुराने जमाने के डिजाइन नहीं पहनेंगे। बड़ी मुश्किल से विंटेज नाम से हमने एसेट बेची, है ना। एसेट कब सेल हुई? एसेट सेल हुई इन माय प्रीवियस ईयर, या आपके भैया ये आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर आ रहा ना, उस ईयर में एसेट सेल हो गई इन योर प्रीवियस ईयर। बड़ा लंबा गैप। बप्पी दा ने खरीदी 85 में, कन्वर्ट करी 2012 में, अरे भैया कन्वर्ट करी 2012 में, बिकी इतने सालों के बाद अपने ईयर में, ठीक है। अब भैया माल बिका है तो संसद भवन से आवाज भी आएगी, कैपिटल गेन निकाल लियो भैया, हमारा भी हिस्सा निकाल लियो, देश भी चलाना है, बड़ी मुश्किल चल रहा है देश भी चलाना भैया, हमारा हिस्सा भी निकाल लियो। अब कैपिटल गेन की वहां से गूंज हो गई। अब बप्पी दा कह रहे हैं कैपिटल गेन का क्या मतलब? तो मुन्ना 45(2) सेक्शन 45(2) ने इसका झोल झाल, है ना, लिखा। किसने? फाइनेंस मिनिस्टर साहब। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला मुन्ना ये पढ़ो 45(2) क्या लिखो है? ये लिखो है कैपिटल गेन शैल बी अराइज ऑन conversion of capital asset into stock in trade, on conversion of capital asset into stock in trade, ये लो। यहां तो भैया 45(2) लग गया, यहाँ तो 45(2) लग गया। बड़ी मुश्किल से दो एसेट बिकी, इसलिए 45 की सीरीज पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन बना 45(2). दो एसेट, दो गोल्ड, एसेट की जगह लिखता हूं बप्पी लहरी गोल्ड मैन है, 2 गोल्ड की चेन बिकी, 2 गोल्ड बिके, ठीक है ना, राइट। अपने प्रीवियस ईयर में 45(2) लग गया। अब 45(2) लग गया तो 45(1) ने क्या बोला? 45(1) ने बोला ड्यू बेसिस पे लगता हो भैया, ड्यू बेसिस पे। जिस साल एसेट सेल हुई, जिस साल एसेट ट्रांसफर हुई, उस साल क्या लगेगा? उस साल लगेगा टैक्स। यानी कि अगर एसेट, है ना, इस साल सेल हुई है, अपने ईयर में सेल हुई है, ठीक है। चलो बताओ, बप्पी लहरी जी ने एसेट खरीदी थी गोल्ड 1 लाख रुपए का, जब अप्रैल 2000 में ये कन्वर्ट किया, अप्रैल 2012 में कन्वर्ट किया, तो ये हो चुका था 10 लाख रुपए का। और आपके प्रीवियस ईयर में जब ये बिका तो ये हो चुका था 50 लाख रुपए का। तो मुन्ना इन अमाउंट्स पे ध्यान देंगे। 1 लाख की कॉस्ट, 10 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू थी। फेयर मार्केट वैल्यू जब एसेट कन्वर्ट हुई 50 लाख की, है ना, सेल प्राइस, सेल कंसिडरेशन या सेल प्राइस। अब ये बताओ कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? कैपिटल गेन पढ़ रहे हो तो कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? ये तो बड़ा तगड़ा जोन है।
सुनना बहुत ध्यान से, दिमाग खुला रखना, आता माजी से टकली, बहुत खतरनाक बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात 214 कैपिटल गेन का पौधा सेक्शन 214, उसमें एक्सेप्शन याद करो। एक्सेप्शन क्या थे सर? एक्सेप्शन ये थे, पहला ही एक्सेप्शन था, पहला स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट एन एसेट, स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट एन एसेट, स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट एन एसेट, स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट एन एसेट। क्यों एसेट क्यों नहीं है कैपिटल गेन में? क्योंकि ये पीजीबीपी में जाती है, और अगर ये पबजी में पीजीबीपी में जाएगी तो कैपिटल गेन में हम इसे एसेट नहीं मानेंगे, कैपिटल गेन में इसे एसेट नहीं मानेंगे। यानी स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल गेन में नहीं आता, पीजीबीपी में आता है। अब जैसे ही उन्होंने अपनी एसेट को बप्पी लहरी ज्वेलर्स शॉप पे रख दिया तो ये क्या बन गया? एसआईटी, स्टॉक इन ट्रेड बन गया। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड पीजीबीपी में जाता है। यानी इसके बाद, यानी इस अप्रैल 2012 के बाद, दुकान के बाद इसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कहां होगा? इसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कहां होगा? पबजी में होगा, पीजीबीपी में होगा। मजा ही आ गया सर। कैपिटल गेन में क्या होगा? कैपिटल गेन में क्या होगा? सांस लो गहरी। कैपिटल गेन में क्या होगा मुन्ना? कैपिटल गेन में 45(2) पता क्या कहता है? 45(2) ये बोलता है जिस साल आपने अपनी एसेट कन्वर्ट कर दी स्टॉक इन ट्रेड में, जिस साल आपने एसेट कन्वर्ट कर दी स्टॉक इन ट्रेड में, जिस साल आपने एसेट कन्वर्ट कर दी स्टॉक इन ट्रेड में, हम मान लेंगे आपने बेच दी भैया, हम मान लेंगे आपने बेच दी। अब जैसे यहाँ पे एसेट बिकेगी, दो जने भागते हुए आएंगे, 50 लाख का माल बिक गया, दो जने कहेंगे कैपिटल लेगा मेरा है 50 लाख का भैया, मैंने पता है 80 से 85 संभाल के रखा, 85 संभाल के रखा, आज ये 85 से 1 लाख की चीज 50 लाख में बिक रही है, मैं पैसा लूंगा, पैसा मैं लूंगा। पीजीपी क्या बोला? पीजीपी बोला पागल हो रहा है पैसा तू लेगा, पागल हो रहा है पैसा कैसे ले लेगा भैया? दुकान से बिकी है तो पबजी का पैसा है, दुकान से बिकी है तो बिजनेस का पैसा है, दुकान से बिकी है तो बिजनेस का पैसा है, दुकान से बिकी है तो बिजनेस का पैसा, बिजनेस में जाएगा, मैं लूंगा पैसा। पीजीपी कह रहा है, फाइनेंशियल कह रहे हैं रुको मुन्ना, दोनों भैये लड़ो मत, दोनों में बांट देते हैं आधा आधा। सॉल्यूशन निकला, दोनों में बांट देते हैं। कैसे? दुकान के बाद का जितना समय है, दुकान के बाद का जितना समय है ये होगा पीजीबीपी का, दुकान के बाद का जितना समय है ये होगा पीजीबीपी का, दुकान के बाद का जितना समय है ये होगा पीजीबी का। पर्सनल एसेट से लेकर दुकान तक का जो समय है, पर्सनल एसेट से लेकर दुकान तक का जो समय है, पर्सनल एसेट से लेकर दुकान तक का जो समय है, पर्सनल एसेट से लेकर दुकान तक का जो समय, ये होगा कैपिटल गेन का, ये होगा कैपिटल गेन का, ये होगा कैपिटल गेन का। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है? मजा ही आ चुका है सर। अब कैपिटल गेन में अगर यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ये इतना हिस्सा कैपिटल गेन का है, राइट, और इसके आगे का अपने प्रीवियस ईयर का हिस्सा पीजीबीपी का है, तो ये तो हमने दे दिया पीजीबीपी को हिस्सा, और ये दे दिया अप्रैल 2012 तक कैपिटल गेन का हिस्सा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, तो 45(1) ने ये बोला, 45(2) ने ये बोला जिस साल आपने एसेट खरीदी और जिस साल अपनी दुकान पे ले गए, तो दुकान क्या है? दुकान एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक अलग इंसान है। भले ही सांस ले रहा हो, तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी कंपनी लॉ में भी, दुकान एक अलग इंसान है जो सांस नहीं लेता पर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। याद आ गई होगी बात, प्रोफेसर हेनी की डेफिनेशन, ठीक है, राइट। तो ये होती है बात कि सेपरेट एंटिटी है। तो हम ये मानेंगे तुमने वो ज्वेलरी, हम ये मानेंगे भैया तुमने वो ज्वेलरी उठा के अपनी दुकान को सेपरेट लीगल एंटिटी को बप्पी लहरी ज्वेलर्स लिमिटेड को बेच दी, जैसे कि सलोमन वर्सेस सलोमन में हुआ था। सलोमन वर्सेस सलोमन याद है? सलोमन वर्सेस सलोमन कंपनी लॉ, उसमें भी यही हुआ था। सलोमन ने अपनी एसेट्स, अपना लोन अपनी कंपनी से ले लिया था, यानी कंपनी ने सलोमन को लोन दिया, कंपनी ने सलोमन को डिवेंचर दिए। तो एक कंपनी किसी भी पर्सन को सामान बेच भी सकती है, एक कंपनी किसी भी पर्सन से सामान खरीद सकती है। तो बप्पी लहरी ज्वेलर लिमिटेड ने बप्पी लहरी से सामान खरीद लिया, बप्पी लहरी ज्वेलर्स लिमिटेड ने बप्पी लहरी ज्वेलर लिमिटेड ने बप्पी लहरी से सामान खरीद लिया। बिल्कुल उसी की तरह सलोमन लिमिटेड ने सलोमन को डिवेंचर दे दिए थे, सलोमन लिमिटेड ने सलोमन को डिवेंचर दे दिए थे, वैसे ही बप्पी लहरी ज्वेलर ने बप्पी से सामान खरीद लिया, बप्पी लहरी ज्वेलर ने बप्पी से सामान खरीद लिया, राइट। अब ये माना गया कानूनी तौर पर कि बप्पी लहरी ने एक सेपरेट एंटिटी को, ज्वेलर लिमिटेड को, एक इंसान ज्वेलर लिमिटेड को सामान स्टॉक बेच दिया, अपनी ज्वेलरी बेच दी, तो इसलिए ये पीरियड कैपिटल गेन में जाएगा। हम मानेंगे सेल टू द बिजनेस।
तो इसे क्या माना गया, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट को माना गया इज इक्वल टू कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इज इक्वल टू सेल ऑफ एसेट टू बिजनेस, सेल ऑफ एसेट टू बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी, सेल ऑफ एसेट टू सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया। बात समझ में आ चुकी है सर? बिल्कुल समझ में आ चुकी है। तो इतना हिस्सा कैपिटल गेन में निकालेंगे, इतना हिस्सा कहाँ निकालेंगे सर, पीजीबीवी में निकालेंगे। अब मुन्ना कैपिटल गेन तो मैं निकाल रहा हूं, लेकिन किस ईयर में निकालूंगा, किस ईयर में? बप्पी लहरी क्या बोल रहे हैं, भैया जब मैंने अपना माल, अपनी ज्वेलरी अपनी दुकान पे ले जाके रख दी, अपना माल, अपनी ज्वेलरी, अपनी गोल्ड दुकान पे ले जाके रख दी, दुकान ने मुझे क्या दिया? चलिए तो वही बात है जो भी पड़ी थी, दुकान ने मुझे क्या दिया? दुकान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया भैया, दुकान से मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने तो कैपिटल लगा दी है ना, एंट्री भी डाली, एसेट टू कैपिटल, स्टॉक टू कैपिटल, है कि नहीं बात? तो मैंने तो कैपिटल लगा दी, जब मैंने अपने बिजनेस में कैपिटल लगा दी, ये लो भैया जो चश्मा भी करेगा भैया, अरे बप्पी भैया, है ना, कैपिटल लगा दी तो मुझे दुकान ने क्या दिया? जब मैंने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई तो दुकान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। जब दुकान से मुझे कुछ नहीं मिला, पैसा ही नहीं मिला, नो कैश रिसीव्ड, दुकान से नो कैश रिसीव्ड, बप्पी लहरी ने क्या बोला? बप्पी लहरी ने बोला जज साहब दुकान से नो कैश रिसीव्ड, दुकान से नो कैश रिसीव्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट, ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट, ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू एसआईटी, ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू एसआईटी। जब मैं एसआईटी में स्टॉक में अपनी एसेट को कन्वर्ट करता, दुकान से मुझे कुछ भी नहीं मिला, दुकान से मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मेरी तो कैपिटल है, मेरी तो कैपिटल, दुकान से कुछ मिला ही। तो जब कुछ पैसा ही नहीं है मेरे पास तो कैश कहां से दे दूं? पैसा ही नहीं है मेरे पास तो टैक्स कहां से दे दूं? तो मेरे भैया मेरे मिट्टी डाल मेरे ऊपर, हाथ में तक लेता हूं, मिट्टी डाल, पैसा है नहीं, कैश कहां से दे दूं? पैसा है नहीं, टैक्स कहां से दे दूं? फाइनेंशियल साहब ने बोला रुको जरा, रुको यार, रो मत, रुको, एक और एक्सेप्शन बनाते हैं। किसका सर? 45(1) का। 45(1) क्या बोलता है? अभी पढ़ा। 45(1) क्या बोलता है? ड्यू बेसिस पे कैपिटल गेन लगता है, ड्यू बेसिस पे कैपिटल लगता है। हमने एक और एक्सेप्शन बना दिया, क्या? 45(2) इज ऑन कैश बेसिस, 45(2) इज ऑन कैश बेसिस, यानी कि जिस साल कैश आएगा उस साल कैपिटल गेन निकलेगा, जिस साल कैश आएगा उस साल कैपिटल गेन निकलेगा, जिस साल कैश आएगा उस साल कैपिटल गेन निकलेगा। ध्यान से मुद्दे को समझेंगे, जिस साल कैश आएगा उस साल कैपिटल गेन निकलेगा। कैश किस साल आया सर? कैश 50 लाख का आया अपने साल में। कैश किस साल आया? कैश 50 लाख का आया सर अपने साल में। तो कैपिटल गेन भी कब निकलेगा मुन्ना? कैपिटल गेन भी अपने साल में ही निकलेगा, यानी 45(2) इज कैश बेसिस, 45(2) इज कैश बेसिस। अब कैलकुलेशन कब करनी है? जो भी कैलकुलेशन करनी है, सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है अपने ईयर में। तो ये जिस साल मुझे कैश रिसीव हुआ है, जिस साल सेल होके कैश रिसीव हुआ, इसी ईयर में मुझे कैलकुलेशन करनी है, इसी ईयर में मुझे सारी कैलकुलेशन करनी है, इसी ईयर में मुझे सारी कैलकुलेशन करनी है। अब भले ही पुरानी बात हो 2012 की, लेकिन कैलकुलेशन इस साल होगी। सर कैसे होगी? जैसे होती आई है। सर कैसे? बहुत ध्यान समझना, बहुत खतरनाक बताने जा रहा हूं। पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलो मुन्ना, कहां से कहां तक? 1985 से, परचेज डेट से लेके सेल डेट। सेल डेट मुन्ना, सेल डेट। सर असेट तो सेल हुई है मेरे प्रीवियस ईयर में, तो अपना प्रीवियस लिखेंगे, लगा लो काटे, चमाट लग जाएंगे। कैपिटल गेन का एरो देख रहे हो? कैपिटल गेन का एरो कहां से कहां तक है? कैपिटल गेन का एरो यहां से यहां तक है मुन्ना, कैपिटल गेन का एरो यहां से यहां तक है कि नहीं बात? तो सेल डेट क्या होगी? जब मैंने अपनी दुकान पे बालफर शलोमन वर्सेस शलोमन की तरह किस साल असेट बेची मैंने? 2012 में, जिस साल मैंने अपनी दुकान को अपने सेपरेट एंटिटी को असेट सौंप दी। तो 1985 से 2012 सबसे डेंजर बात यह है, 1985 से 2012 पीरियड ऑफ होल्डिंग। इसके नंबर है एग्जाम में, इसके नंबर है। अगर यही गलत लिख दिया तो भैया नंबर कट जाएंगे, ठीक है? सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन क्या सर? सेल कंसिडरेशन 50 लाख है, 50 लाख है तो पीजीवीपी नाच रहा है वहां, मैं लूंगा। दुकान से गया है पैसा, मैं लूंगा। दुकान में आया है पैसा, मैं लूंगा। दुकान से सेट सेल हुई है, मैं लूंगा। दुकान का पैसा है, मैं लूंगा। सेल कंसिडरेशन पता क्या होगा? एरो कहां है? कैपिटल गेन का एरो कहां से कहां तक है मुन्ना? फिर से
फिर से मुन्ना, फिर से सोचो। कैपिटल गेन का एरो कहां से कहां तक है सर? कैपिटल गेन का एरो यहां से यहां तक है, तो सब कुछ यहीं पे ही खत्म कर देना है, सब कुछ यहीं पे ही खत्म कर देना है। पूरा कैपिटल गेन, पूरा कैपिटल गेन अप्रैल 2012 में ही खत्म कर देना है। पूरा कैपिटल गेन अप्रैल 2012 में ही खत्म कर देना है। इससे आगे मत चले जाना, क्योंकि इससे आगे बिजनेस खड़ा है, इसलिए लाइन खींच दी। तो जब दुकान को सेट दी, जब सेपरेटली एंटिटी को सेट दी, तो मार्केट वैल्यू कितनी थी? तो सेल प्राइस मानी गई मार्केट वैल्यू ऑफ असेट, पर्सनल असेट, जब वो कन्वर्ट हुई। सेल प्राइस कितना होगा सर? सर सेल प्राइस तो मार्केट में 10 लाख, जब मैंने दुकान पे रखी तो सेल प्राइस हुआ सर 10 लाख, माइनस, बहुत खतरनाक बात, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट कितनी थी? है ना 85 में, राइट, 1 लाख की, राइट। फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी, पुरानी एसेट है तो, है ना। कॉस्ट और एफएमवी ऑन 1/4/81, एफएमवी ऑन 1/4/2001, एफएमवी ऑन 1/4/2001 कितना आया सर? चलो इसको अज्यूम कर लेते हैं 5 लाख। विच एवर इज हायर, कॉस्ट और एफएमवी ऑन 1/4/2001, कॉस्ट और एफएमवी ऑन 1/4/2001, कॉस्ट और एफएमवी ऑन 1/4/2001, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर है सर 5 लाख। क्या होगा मुन्ना सर? 5 लाख इनटू इंडेक्स ऑफ माई ईयर मत कर देना, इंडेक्स ऑफ माई ईयर मत कर देना भैया, भैया कांटे लग जाएंगे, आईसीआई वाले हाथ जोड़ लेंगे, कहेंगे भाई हमें माफ कर दो। माई ईयर मत कर देना, इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर। ट्रांसफर बोले तो जब मैंने सेपरेट लीगल एंटिटी को एसेट ट्रांसफर करी, जब मैं सेपरेट लीगल एंटिटी को एसेट ट्रांसफर करी, जब मैंने सेपरेट लीगल एंटिटी को एसेट ट्रांसफर करी। सेपरेट लीगल एंटिटी को एसेट कब ट्रांसफर करी? 2012। तो 2012 का इंडेक्स देख लेता हूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रखा है, राइट। 2012 यानी अप्रैल 12, अप्रैल 12 का इंडेक्स कौन सा हुआ सर? अप्रैल 12 बोले तो, अप्रैल 12 बोले तो 12/13, तो 12/13 का इंडेक्स हुआ सर 200, ठीक है सर। 12/13 का इंडेक्स हुआ 200, और नीचे 2001 से पहले के सेट तो 100 आएगा, साइड से फॉल्सा मैच किया रे, हो चुका है, गाना गा चुके हैं 200। सर क्योंकि कैपिटल गेन की कहानी, पूरी कैपिटल गेन की कहानी, पूरी कैपिटल गेन की कहानी अप्रैल 12 में ही खत्म कर देनी है, कैपिटल गेन की कहानी अप्रैल 12 में ही खत्म कर देनी है, कैपिटल गेन की कहानी अप्रैल 12 में ही खत्म कर देनी है। तो इंडेक्सेशन भी कहां से कहां तक होगा? अप्रैल 12। तुम अपना पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना, पीरियड ऑफ होल्डिंग थी 85 से अप्रैल 12, अप्रैल 12 में सब कुछ खत्म हो गया, अप्रैल 12 में सब कुछ खत्म हो गया, अप्रैल 12 में सब कुछ खत्म हो गया, तो अप्रैल 12 का ही 12/13 का इंडेक्सेशन होगा। दूसरी खतरनाक बात, अपने ईयर का इंडेक्स मत लगा देना, ये दूसरा केस ऐसा है जब मैं अपने ईयर का इंडेक्स यूज ना करके पुराने ईयर का इंडेक्स यूज कर रहा हूं, जब ऐसे ट्रांसफर मानी गई। कांजी लाल जी के साथ भी यही था, बप्पी जी के साथ भी यही है। 5 लाख इंटू 200 डिवाइड बाय 100, 10 लाख। गजब की बात हो गई, है ना, हो गई ना गजब की बात। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। फिर क्या माइनस कर देंगे सर? फिर माइनस कर देंगे एक्सपेंस ऑन सेल, एक्सपेंस ऑन सेल जो इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर क्या माइनस करेंगे? कुछ माइनस नहीं करेंगे, फिर आ जाएगा सेल में से गोवा घटा दी, सेल में से गोवा घटा दी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि एसेट लटका है भाई 85 से 2012, क्या बनी सर? लटका, ठीक है, नील आ गया नील। इत्तेफाक से जितनी मेरी सेल प्राइस है बप्पी जी की उतनी ही इको आ गई, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील आ गया, टेंशन नहीं लेने का। नेगेटिव आ जाता तो लॉस हो जाता, ठीक है। पहला विषय निहाल लो ध्यान से, निहाल लो फिर से। पहली बात 45(2) कैश बेसिस पर है, 45(2) कैश बेसिस पर है, 45(1)(a) भी कैश बेसिस पर था, ठीक है। दूसरी बात, अप्रैल 2012 जब मैंने कन्वर्ट किया, कैपिटल गेन सारा वहीं खत्म कर देना है, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी 2012 तक, 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 इंडेक्स भी 2012 का, इंडेक्स भी 2012 का, इनटू इंडेक्स भी 2012 ऑन कैश बेसिस। अब सर पबजी की कहानी, पबजी की कहानी बहुत ही सिंपल है, मतलब दिमाग पे स्ट्रेस ही नहीं देना, स्ट्रेस देना ही नहीं। सर कैसे, क्या करते हो बिजनेस में? क्या करते हो? टी फॉर्मेट में बनाते हो, ठीक है मुन्ना, टी फॉर्मेट में बनाते होंगे ना। सेल प्राइस इधर लिखते हो 50 लाख, ठीक है। जो हमारा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक था, ये था, जो भी था वो बिका, राइट, ओपनिंग स्टॉक
कितना सर, कितना लिखो। इसके बाद बिजनेस के बाद जो भी एसेट होगी, है ना, वो किसकी बनेगी, पबजी की बनेगी। तो बताओ बिजनेस में कितने रुपए की एसेट रखी गई, बिजनेस में कितने रुपए की एसेट रखी गई। जब दुकान पे ले जाके एसेट रखी सेपरेट एंटिटी के पास तो 10 लाख वैल्यू की रखी, तो भैया ये आ गया 10 लाख। ठीक है, राइट। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया भैया 40 लाख। अब ये तो अकाउंट्स की तरह हो गया, लेकिन कैपिटल कह रहा है अजी हाँ अकाउंट्स की हम एक्टिंग करेंगे, है कि नहीं बात। सलमान खान कह रहा है ये शाहरुख खान यूं कर रहा तो बेइज्जती हो जाएगी ना। तो पीजीपी ने पता क्या बोला, पीजीपी ने बोला ना ऐसे ना दिखाएंगे टी फॉर्मेट में, हम बता रहे कैसे दिखाएंगे। ऐसे दिखाओ, सेल्स प्राइस 50 लाख माइनस ओपनिंग स्टॉक या स्टॉक जो भी लिख दो, है ना, 10 लाख। प्रॉफिट की जगह क्या लिखना है, 40 लाख का प्रॉफिट आया, प्रॉफिट ना लिखेंगे भैया बेइज्जती हो जाएगी। प्रॉफिट की जगह क्या लिखेंगे, इनकम, इनकम अंडर द हेड पबजी, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। तो भैया अकाउंट्स में जो ये टी फॉर्मेट वाला गेम चलता है, इसको उन्होंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया ताकि कोई ये ना कहे अकाउंट्स की एक्टिंग कर रहे हैं, तो अकाउंट्स वाली चीज चुरा रहे हैं ना। उन्होंने कहा भैया ना चुरा के दिल मेरे गोरिया चली, ठीक है, लेकिन हम फॉर्मेट ये बनाएंगे, सेल प्राइस माइनस स्टॉक कर देंगे, ये माइनस स्टॉक कर देंगे और 40 लाख इनकम आ जाएगी, जिसकी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। सिंपल सी बात, सीधी बात, नो बकवास। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पता लग गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐसे निकालना है और पीजीबी की इनकम राइट ऐसे निकालनी है। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। जब कन्वर्ट हुआ है उसके बाद सब कुछ पीजीबीपी का, कन्वर्जन से पहले सब कुछ कैपिटल गेन का। तो सर मजा आएगा सर। सर क्या लिखना है, ये पढ़ते हैं। गोल्ड मैन ऑफ बॉलीवुड के आगे लिख दो, गोल्ड मैन ऑफ बॉलीवुड के आगे लिख दो, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड किस बेसिस पे जाएगा सर, कैश बेसिस पर। ये भी किस बेसिस पर जाएगा, कैश बेसिस पर जाएगा। यानी कि कांजीलाल मेहता 45(2)(a) कैश बेसिस पर, बप्पी लहरी कैश, कांजीलाल जी कैश बेसिस पर, बप्पी लहरी भी कैश बेसिस पर। देखो ये लिखी है बात, कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच खतरनाक बात, स्टॉक इज सोल्ड। कैपिटल गेन उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल पैसा आएगा। इस केस में भी कैश बेसिस पर पैसा कब आया, इन माय प्रीवियस ईयर, पैसा कब आया, इन माय ईयर। यानी कैपिटल गेन भी टैक्सेबल होगा इन माय प्रीवियस ईयर। आपका जो प्रीवियस ईयर है उसी में ही कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, आपका जो प्रीवियस ईयर है उसी में ही कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, आपका जो प्रीवियस ईयर है उसी में कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। आपके प्रीवियस ईयर में ही ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये कैलकुलेशन होगी, आपके प्रीवियस ईयर में ही पीजीपी कैलकुलेशन होगी। आपके ईयर में कैश रिसीव हुआ है, आपके ईयर में कैश रिसीव हुआ है, आपके ईयर में ही कैपिटल गेन कैलकुलेशन करेंगे, आपके ईयर में पबजी की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है सर, इसलिए ये खतरनाक बात। कैपिटल गेन इज टैक्सेबल, कैपिटल गेन तब टैक्सेबल होगा जब असेट इन विच कन्वर्टेड असेट इज सोल्ड, है ना, या अदरवाइज ट्रांसफर मतलब बेच दी या किसी और को, है ना, चली गई, जैसे सरकार जब तक कर लेती है वो आगे बढ़ेंगे। कैपिटल गेन सबसे खतरनाक बात, कैपिटल गेन कब आएगा, कैपिटल गेन कहां से कहां तक, एफएमवी ऑफ स्टॉक, स्टॉक की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी सर हमारे केस में, 10 लाख। ठीक है, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी इत्तेफाक से 10 लाख की आ गई थी। बिजनेस में इनकम क्या होगी, कंसीडरेशन रिसीव ऑन सेल, कितना रिसीव हुआ, 50 लाख, माइनस एफएमवी ऑफ द स्टॉक ऑन कन्वर्जन, यानी एफएमवी ऑफ कैपिटल एसेट ऑन कन्वर्जन कितनी थी सर, 10 लाख। तो बिजनेस इनकम कितनी होगी थी सर हमारी, 40 लाख। खतरनाक बात सर, इंडेक्स शैल एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ ईयर इन विच, इंडेक्स कब एप्लीकेबल होगा, उस ईयर का इन विच असेट कन्वर्ट इनटू एसआईटी, यानी 2012 का जो हमने लिया था, 2012 का जो हमने इंडेक्स लिया था तब का इंडेक्सेशन लेना है। ठीक है मुन्ना, बात समझ में आ चुकी है सर, बिल्कुल समझ में आ चुकी है, बोलो मजा ही आ चुका है। 119 क्वेश्चन हो जाए तो मजा ही आ जाए, 119 क्वेश्चन हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो मुन्नियों इसको होमवर्क लिखेंगे ताकि मुझे ये पता रहेगा कि हाँ भाई जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाया है वो तुम्हारी बुद्धि में हतमजी से टकली में बुद्धि में पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका है। तो मेरे दोस्तों दोनों कॉन्सेप्ट आपको गहराई समझ में आ चुके होंगे, दोनों कॉन्सेप्ट की यानी बप्पी लहरी की भी और कांजीलाल मेहता की भी कॉन्सेप्ट की भी एक ही कहानी है, बोथ आर ऑन कैश बेसिस, और दोनों का
दोनों का सिमिलर पॉइंट ये है, दोनों के केस में अपने ईयर का इंडेक्स नहीं होता, इंडेक्स हमें पास्ट ईयर के लेने हैं, इंडेक्स हमें पास्ट ईयर के लेने हैं जब असेट ट्रांसफर हुई है, जब असेट ट्रांसफर हुई है इंश्योरेंस कंपनी को, या जब असेट ट्रांसफर हुई है, जब असेट पहला कांजीलाल जी केस में असेट ट्रांसफर हुई है इंश्योरेंस कंपनी को, बप्पी लहरी केस में असेट ट्रांसफर हुई है स्टॉक इन ट्रेड में यानी कि बिजनेस को, राइट। तब के इंडेक्स लेने हैं। कैलकुलेशन अगली है ना, पहली बात ये कॉमन दोनों में, दूसरी बात ये कॉमन बात, तीसरी बात कैलकुलेशन हो किस ईयर में रही है, कैपिटल गेन कैलकुलेट किस ईयर में हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है कैपिटल गेन का इन माय प्रीवियस ईयर इन विच कैश रिसीव। कैपिटल गेन उस ईयर में कैलकुलेट हो रहा है मुन्ना, कैपिटल गेन अरे भैया माफ करना, कैपिटल गेन उस ईयर में ही कैलकुलेट हो रहा है जिस ईयर में कैश रिसीव हो रहा है। 45(1) से माफी मांग लेंगे, आपके एक्सेप्शन निकले दो, पहला एक्सेप्शन निकला 45(2)(a) है ना, 45(1) है, 45(1) एक एसेट डिस्ट्रॉय, और दूसरा लिख रहा 45(2) यानी कैलकुलेशन ड्यू बेसिस पे नहीं हुई, कैलकुलेशन कैश बेसिस पे हुई, और कैपिटल गेन उस साल कैलकुलेट किया जिस साल मुझे कैश प्राप्त हुआ, एग्जाम में कैश अपने ईयर में प्राप्त होगा। दोस्तों मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक करना क्या है, इन क्वेश्चन को रिपीट करना है, बप्पी लहरी क्वेश्चन ध्यान से करना है, 119 को समझना है और मुझे दुआओं में याद